नमस्कार और आपका स्वागत है कईश न्यूज में। मैं हूं आपका मेजबान अविनाश सिंह। आज हम इतिहास की उस किताब का एक पन्ना पलटने जा रहे हैं जिसे लिखने में दशकों का स्याही और करोड़ों बुजुर्गों का सब्र खर्च हुआ है। ये कहानी है टूटी हुई उम्मीदों से लेकर एक ऐतिहासिक विजय तक के सफर की। ये दास्तां है उन झुर्रियों वाले चेहरों की जिनकी आंखों का पानी सूख चुका था, लेकिन संघर्ष का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं भारत के उन 78,78,00,000 से अधिक EPS 95 पेंशन भोगियों की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के कारखानों, मिलों और संस्थानों को दी, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उनके हाथ में आया सिर्फ इंतजार। एक ऐसा इंतजार जो एक दिन, एक महीने या एक साल का नहीं, बल्कि दशकों लंबा था। उनकी एक ही मांग थी, एक सम्मानजनक पेंशन, एक ऐसी राशि जो बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर न करे। आज का हमारा विशेष प्रसारण इस सवाल का जवाब नहीं खोजेगा कि पेंशन क्यों नहीं बरच रही थी, बल्कि हम उस अभूतपूर्व बदलाव की परत दर परत पर डीडीएचताल करेंगे जिसने इस सवाल को ही इतिहास बना दिया। हम विश्लेषण करेंगे कि जो मांग कल तक फाइलों के ढेर में दबी थी, वो आज एक सरकारी आदेश में कैसे तब्दील हो गई। यह विशेष पड़ताल उन सभी गुमनाम नायकों को समर्पित है जिन्होंने इस लड़ाई को जिंदा रखा। तो आइए हमारे साथ चलिए इस विस्तृत सफर पर और समझिए कि न्याय का यह सूर्योदय आखिर हुआ कैसे। संगीत में हल्का बदलाव। भारत एक ऐसा देश जहां हम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की सीख के साथ बद्ध होते हैं, लेकिन इसी देश की एक कड़वी हकीकत यह थी कि जिन्होंने हमें अपने पैरों पर खड़ा किया, जब वो खुद थक गए तो व्यवस्था ने उन्हें बेसहारा छोड़ दे दिया। EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगी कोई आम नागरिक नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश की औद्योगिक रीढ़ रच रहे हैं। किसी ने कपड़ीधा मिल की मशीनों के बीच अपनी जवानी गुजारी, तो किसी ने सीमेंट फैक्ट्री की धूल में अपनी सेहत की परवाह नहीं की। उन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना पसीना बहाया। उन्होंने अपने वेतन से हर महीने एक हिस्सा इस उम्मीद में कटवाया कि जब वो 60 साल के होंगे तो उन्हें एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत थी मात्र 1,000 रुपये 1,000 की मासिक पेंशन। सोचिए, आज के समय में 1,000 रुपये। यह रकम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह करोड़ों बुजुर्गों के साथ होता रहा एक क्रूर मजाक था। एक ऐसा मजाक जहां महीने के 30 दिन और जरूरतें 1,000 थीं, पर हाथ में केवल चंद नोट थे। इस रकम से एक छोटे से शहर में एक कमरे का किराया नहीं दिया जा सकता, महीने भर का राशन नहीं खरीदा जा सकता, और भगवान न करे कोई बीमारी आ जाए तो एक दिन की दवा का खर्च भी पूरा नहीं हो सकता था। यह आर्थिक तंगी सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान पर एक रोजाना हमला था। वो पिता जिसने अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आज अपनी दवाइयों के लिए उन्हीं बच्चों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर था। वो माँ जिसने पूरे परिवार का पेट पाला, आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही थी। उनकी मांग कोई खैरात नहीं थी, वो कोई अनुचित मांग नहीं कर रहे थे। उनकी मांग थी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये 7,800 किया जाए और उसे महंगाई भत्ते DA से जोड़ा जाए। यह उनका है क्यों था? यह उनके ही पैसे का प्रतिफल था जिसे दशकों तक EPFO के विशाल कोष में जमा किया गया था। सड़कों पर उनका संघर्ष किसी से छिपा नहीं था। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राज्यों की राजधानियों तक उन्होंने हर मौसम में धरने दिए, प्रदर्शन किए, भूख हड़तालें की। उनकी आवाज कभी धीमी नहीं पड़ी, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के कानों तक शायद पहुंच नहीं रही थी। सवाल यह था कि इस नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन था? वो कौन सी अदृश्य दीवार थी जिससे टकराकर इन बुजुर्गों की आवाज दम तोड़ रही थी? इस सवाल का जवाब एक जटिल प्रशासनिक चक्रव्यूह में छिपा था। एक ऐसा त्रिकोण जिसमें जिम्मेदारी की गेंद एक कोने से दूसरे कोने में फेंकी जा रही थी और हमारे पेंशन भोगी दर्शक बने सब कुछ देखने को मजबूर थे। इस त्रिकोण के 3 कोने थे, EPFO, CBT और केंद्र सरकार। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। एक बेबस प्रबंधक आमतौर पर पेंशन भोगियों का गुस्सा सबसे पहले EPFO पर फूटता था। उन्हें लगता था कि यही वो संस्था है जो उनकी पेंशन नहीं बढ़ा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि EPFO एक नीति निर्माता नहीं, बल्कि एक नीति लागू करता है। उसकी भूमिका एक कुशल प्रबंधक या एक ट्रस्टी की तरह है, जिसे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के दायरे में ही काम करना होता है। EPFO के पास अपनी मर्जी से पेंशन में
एक रुपये की भी बढ़ोतरी करने का अधिकार नहीं है। हाँ, उसका काम जमीनी हकीकत, महंगाई के आंकड़े और पेंशन भोगियों की मांगों का अध्ययन कर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना था, और उसने यह काम कई बार किया भी। ईपीएफओ ने समय समय पर पेंशन बढ़ाने के लिए तर्कसंगत प्रस्ताव तैयार किए, लेकिन उन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए उसे अपने से ऊंची संस्था के पास भेजना पड़ता था। दूसरा कोना, सीबीटी, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, हितों के टकराव का अखाड़ा। यह इस चक्रव्यूह की सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कड़ीशी थी। सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफओ की एक तरह से संसद है। यह एक त्रिपक्षीय संस्था है जिसमें 3 पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं: सरकार के प्रतिनिधि, श्रम मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, कर्मचारियों के प्रतिनिधि, देश के प्रमुख मजदूर संघों और यूनियनों के नेता, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, उद्योग जगत, कंपनियों और फैक्ट्री मालिकों के संगठन। ईपीएफओ का कोई भी प्रस्ताव इसी सीबीटी की मेज पर आता था। यहीं पर असली लड़ाई शुरू होती थी। कर्मचारियों के प्रतिनिधि पूरी मजबूती से पेंशन बढ़ाने की वकालत करते थे, आंकड़े और मानवीय तर्क देते थे, लेकिन सालों साल नियोक्ता पक्ष के प्रतिनिधि इसका पुरजोर विरोध करते आए। उनकी दलीलें थीं कि पेंशन बढ़ाने से कंपनियों पर वित्तीय बोझ असहनीय हो जाएगा, जिससे उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, नई नौकरियां पैदा होना बंद हो जाएंगी और पेंशन फंड खुद दिवालिया हो जाएगा। यह एक आर्थिक रूप से अव्यावहारिक कदम है। इन 2 विरोधी गुटों के बीच आम सहमति बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। बैठकें होती थीं, गर्मागर्म बहसें होती थीं, लेकिन नतीजा सिफर रहता था। पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा या तो अगली बैठक के लिए टाल दिया जाता था या फिर किसी कमेटी को सौंपकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। इस तरह सीबीटी वो दीवार बन गया था जहां पेंशन भोगियों की उम्मीदें दम तोड़ डाह देती थीं। तीसरा और अंतिम कोना, केंद्र सरकार, सत्ता का रिमोट कंट्रोल। अब मान लीजिए किसी चमत्कार से सीबीटी में सहमति बन भी गई और प्रस्ताव पास हो गया, तो क्या लड़ाई खत्म हो गई? नहीं, गेंद अब पहुंचती थी चक्रव्यूह के अंतिम द्वारपाल यानी केंद्र सरकार के पास। सीबीटी की सिफारिशें महज सिफारिशें होती हैं। उन्हें कानून बनाने का अंतिम अधिकार कार्यपालिका यानी सरकार के पास होता है। यह प्रस्ताव सबसे पहले श्रम मंत्रालय और फिर सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय के पास जाता था। वित्त मंत्रालय का काम यह देखना था कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा। क्या देश का बजट इस अतिरिक्त बोझ को उठा सकता है? अगर हां, तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा? और दशकों तक यही वो सवाल था जहां आकर पेंशन की फाइल पर लाल कलम चल जाती थी। सरकारें आती जाती रहीं, आश्वासन मिलते रहे, बंद कमरों में हमदर्दी जताई जाती रही, लेकिन जब ठोस फैसला लेने का वक्त आता तो वित्तीय अनुशासन और बजटीय बाधाओं का हवाला देकर मामले को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया जाता था। यह कभी भी सरकार की राजनीतिक प्राथमिकता सूची में ऊपर नहीं आ सका। तो यह था वो त्रिकोणीय चक्रव्यूह। ईपीएफओ प्रस्ताव बनाता, सीबीटी में बहस में मामला फंसता, और अगर वहां से निकला तो वित्त मंत्रालय में जाकर दम तोड़ देता। इस प्रक्रिया में हमारे बुजुर्ग दशकों तक पिसते रहे, लेकिन कहते हैं जब जुल्म बढ़ता है तो क्रांति का जन्म होता है। साल 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे चक्रव्यूह को भेदने की नींव रखी। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे कई शक्तिशाली कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण न्यायपालिका का हस्तक्षेप। जब व्यवस्था बाहरी हो जाती है तो न्याय का दरवाजा खटखटाना ही एकमात्र रास्ता बचता है। देश भर के पेंशन भोगी संघों ने अदालतों का रुख किया। मामला निचली अदालतों से होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा। सुनवाई के दौरान अदालत ने जो टिप्पणियां की वो सरकार और ईपीएफओ के लिए एक जोरदार तमाचा थीं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि 1000 रुपये और 60,000 की पेंशन राशि आज के समय में न केवल अपर्याप्त है, बल्कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। अदालत की इस फटकार ने एक ऐसा नैतिक और कानूनी दबाव बनाया जिसे अब और नजरअंदाज करना नामुमकिन था। सरकार को यह संदेश मिल गया था कि अब टालमटोल का खेल नहीं चलेगा। दूसरा कारण, संगठित और आधुनिक जन आंदोलन। इस लड़ाई की असली ताकत पेंशन भोगी संघों का अटूट और निरंतर संघर्ष था।
लेकिन इस बार उनके संघर्ष का तरीका बदल गया था। उन्होंने सिर्फ धरने और प्रदर्शनों तक खुद को सीमित नहीं रखा। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के इस युग में उन्होंने अपनी आवाज को एक राष्ट्रीय अभियान में बदल दिया। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराए गए, फेसबुक पर लाइव सेशन हुए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए देश के हर कोने में बैठे पेंशनभोगी को जोड़ा गया। उनकी पीड़ा की कहानियां, उनके संघर्ष के वीडियो आम जनता तक पहुंचे। इससे एक व्यापक सहानुभूति पैदा हुई और सरकार पर चौतरफा सामाजिक दबाव बना। यह अब सिर्फ कुछ लाख बुजुर्गों की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बन गई थी। इन्हीं दबावों का नतीजा था कि साल 2025 की शुरुआत में सीबीटी की वो ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस बार बैठक का माहौल पहले जैसा नहीं था। सरकार के प्रतिनिधियों का रुख बेहद सकारात्मक था। मजदूर संघ के प्रतिनिधि पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे और सबसे बड़ा बदलाव नियोक्ता पक्ष के प्रतिनिधियों में देखने को मिला। उन्हें भी यह एहसास हो चुका था कि अब इस जायज मांग को और नहीं टाला जा सकता। एक लंबी और गहन चर्चा के बाद वो ऐतिहासिक क्षण आया। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये 500 करने और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने के प्रस्ताव पर सीबीटी ने सर्वसम्मति से अपनी मुहर लगा दी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन अंतिम मंजिल अभी बाकी थी। अब फाइल को सरकार के उन्हीं 2 मंत्रालयों से गुजरना था जहां वो पहले कई बार दम तोड़ चुकी थी, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। सुप्रीम कोर्ट के दबाव, जमीनी हकीकत और अपनी राजनीतिक छवि को देखते हुए सरकार ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन। सभी पात्र ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन अब 1,000 रुपये रेट 1000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये रेट 500 कर दी गई है। यह बढ़ोतरी लगभग 7.5 गुना है। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, डीए, यह इस फैसले का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। पेंशन की राशि को महंगाई से जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि अब पेंशन स्थिर नहीं रहेगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, सरकार द्वारा हर 6 महीने में घोषित होने वाले अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर पेंशन की राशि में भी अपने आप बढ़ोतरी होती जाएगी। यह भविष्य के लिए एक स्थायी सुरक्षा कवच है। अब पेंशन भोगियों को हर कुछ साल में अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए सडेचकों पर नहीं उतरना पड़ेगा। लाभार्थी बेनिफिशियरीज, इस फैसले से देश के लगभग 78 लाख हजार से भी अधिक पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। पात्रता, एलिजिबिलिटी, वे सभी कर्मचारी जो ईपीएस 95 योजना के सदस्य हैं और जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, इस बढ़ी हुई पेंशन के हकदार होंगे। लागू होना, इम्प्लीमेंटेशन, सरकार ने घोषणा की है कि यह नई पेंशन दर जल्द से जल्द लागू की जाएगी। ईपीएफओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी पात्र पेंशन भोगियों के खातों में बढ़ी हुई राशि पहुंचाने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार करे। यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं है, यह एक सामाजिक न्याय है। यह उन करोड़ों बुजुर्गों के आत्मसम्मान की बहाली है जिन्होंने देश को अपना सब कुछ दिया। यह जीत जितनी बड़ी है उतनी ही महत्वपूर्ण भी। यह हमें कई बातें सिखाती है। यह सिखाती है कि लोकतंत्र में अगर संघर्ष निरंतर और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। इस फैसले का श्रेय किसी एक व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जा सकता। इसका श्रेय पेंशन भोगी संघों के अथक संघर्ष को जाता है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसका श्रेय न्यायपालिका को जाता है, जिसने संविधान के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाई और सोई हुई व्यवस्था को जगाया। और अंततः इसका श्रेय वर्तमान सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी जाता है, जिसने दशकों पुरानी इस समस्या की गंभीरता को समझा और इसे हल करने का साहस दिखाया। अब आगे की राह क्या है? सबसे बड़ी चुनौती इस फैसले को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने की है। ईपीएफओ के सामने यह एक विशाल कार्य होगा कि वो अपने सिस्टम को अपडेट करे और बिना किसी देरी के 78 लाख लोगों तक इसका लाभ पहुंचाए। यह कहानी आज यहां खत्म नहीं हो रही है, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जहां भारत के बुजुर्ग अब आर्थिक असुरक्षा के भय में नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के विश्वास के साथ जी सकेंगे। ईपीएफओ, सीबीटी और सरकार के बीच फंसी पेंशन की फाइल अब अपनी अंतिम मंजिल पर है। जल्द ही राजपत्र, गजेट
में इसकी अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही यह एक अटल कानून का रूप ले लेगी। समापन संगीत शुरू होता है। एंकर विशेष पड़ताल आज उन सभी पेंशन भोगियों के धैर्य और जज्बे को सलाम करता है। आपकी जीत ने यह साबित कर दिया है कि जनता की आवाज ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे और एक नई पड्डी डिस्ताल के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अविनाश सिंह को दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल काइश न्यूज़।